नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका योर मनी में। योर मनी यानी ये हमारा स्पेशल शो जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें शो के दौरान अपना सवाल भेजें और हमारी कोशिश रहेगी आपके सवाल को अपने शो में शामिल करें और अपने एक्सपर्ट से जवाब भी लें। और आज योर मनी में हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और आपसे हम दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो हमारे शो की खासियत है कि हम पोर्टफोलियो पर तो दर्शकों के बातचीत करते ही हैं, उसके साथ साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो सीधा निवेशकों से जुड़ा हुआ होता है। और आज का टॉपिक काफी अहम है, खासतौर पर वो लोग जो रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। रियल एस्टेट में निवेश के लिए अब जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए लगाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदे। रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए छोटे निवेशक भी कम रकम में कमर्शियल प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई में हिस्सा पा सकते हैं। वहीं अब रीट में निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों में आखिर फर्क क्या है और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। रीट सीधा खरीदे या फिर रीट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो इसी को ही आज हम आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि इनमें रिटर्न, रिस्क, टैक्स और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में आखिर अंतर क्या होता है। और सीधा आप जुड़ते हैं हेमंत जी से। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, रीट और रीट म्यूचुअल फंड, इसमें अंतर क्या है? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, स्पेशली जैसे हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है और उसके अलावा आपको बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखनी होती है, जो हर निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो जो निवेशक हैं जो रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ऑफ कोर्स हम रेजिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर आप बात कर रहे हैं और आपके पास उतनी बड़ी रकम नहीं है, उतना लंबा समय भी नहीं है और आप चाहते हैं कि जिस तरह की लिक्विडिटी आपके रियल एस्टेट में जो एक इशू है, वो अगर इशू आपको फेस ना करना पड़े, तो उनके लिए मुझे लगता है रीट्स जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन है। तो पहले समझते हैं कि रीट्स क्या होते हैं। देखिए, रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं और उनको मैनेज करती हैं, यानी जो पैसा वो इकट्ठा करती है इन्वेस्टर से, वो यहाँ पे इनको इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से। तो जब मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस स्पेस की, रिटेल यानी मॉल या फिर बिजनेस पार्क या फिर वेयर हाउसेस, इनमें जो है वो पैसा इन्वेस्ट होता है। एज पर सेबी रेगुलेशन 90% जो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश होता है वो इन्वेस्टर्स को वापस देना होता है एज एन इंटरेस्ट डिविडेंड के फॉर्म में, और 80% पैसा मिनिमम रीट्स को उन प्रॉपर्टीज में लगाना होता है जो बिल्कुल तैयार हो, जो रेंट जनरेटिंग जो बोलते हैं ना हम प्रॉपर्टीज, उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें रीट म्यूचुअल फंड्स की, तो देखिए हमने क्या कहा कि जो रीट्स हैं वो डायरेक्टली ओन करती हैं और मैनेज करती हैं इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज को, लेकिन जो रीट म्यूचुअल फंड्स है बेसिकली वो जो रीट की जो यूनिट्स हैं, क्योंकि हमने अगर हम देखें हमारे देश में तो इस समय पे जो लिस्टेड रीट्स जो हैं वो 6 रीट्स हैं, तो इनकी जो यूनिट्स हैं, इनके अंदर जो फंड इन्वेस्ट करते हैं उनको हम रीट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो ये डायरेक्टली ओन नहीं करते, लेकिन आपको पार्टिसिपेट कराते हैं। एक नया तरीका है रियल एस्टेट मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। तो ये बेसिक डिफरेंस है रीट और रीट म्यूचुअल फंड्स के बीच में। तो सर, अगर हम आय की बात करें, किराए से या फिर कीमत से, इन दोनों के बीच में, दोनों ही अगर हम रीट और रीट म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, जैसे हमने कहा कि रीट्स में जो बेसिकली जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, तो जैसे मैंने कहा कि जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश है उसका 90% जो है हिस्सा उनको एज ए रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड करके वापस देना पड़ता है, और बाकी जो पैसा मिलता है वो उनको एक कैपिटल गेन के तरीके से मिलता है, अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। अगर हम रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे जो आपको गेन मिलेगा वो कैपिटल गेन के हिसाब से आएगा वहां पे। तो ये दोनों में बेसिक फर्क है, क्योंकि आप
डायरेक्टली रीट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वो एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जो रियल एस्टेट को ओन कर रहा है, बल्कि आप उनकी यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है रीट और रीट म्यूचुअल फंड्स के बीच में। क्या इन दोनों में टैक्स के नियम अलग होते हैं या फिर कोई बदलाव नहीं? नहीं, देखिए अलग है, मतलब मैंने कहा दोनों अलग अलग तरीके हैं रियल एस्टेट मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो समझते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, जैसे जो ऑप्शंस आपके पास रीट्स पे अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली उनको चुन सकें, तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली उनके अंदर जा सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें वो नहीं करना है, हम नहीं चुन पाएंगे कि कौन सी सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे लिए, तो फिर आप रीट म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें कि अगर कोई इंडेक्स फंड है, जो रीट म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, और वो अगर निफ्टी का जो रीट और रियल्टी इंडेक्स को फॉलो करता है, तो उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रीट में जो पूरा पैसा जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में होता है, और यहाँ पे जो आपका पैसा लगेगा वो, अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं निफ्टी वाले, तो 60% पैसा जो वेटेज जो है वो रीट्स को है, और 40% जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्टॉक को है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का जो रिस्क प्रोफाइल है वो अलग है। एक में प्योरली कमर्शियल जो रियल एस्टेट है, हमने कहा वो ओन करते हैं, वहां से इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ पे 60% पैसा उनके अंदर जाता है उनकी यूनिट्स में, और 40% जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर के स्टॉक्स में जाता है। ऑफ कोर्स जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, उनका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग पड़ जाता है, क्योंकि एक तो सेक्टर का रिस्क है ही है, साथ में जो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो भी वहां पे आ जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है जब आप चुने, या तो रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर रीट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि रिस्क प्रोफाइल दोनों में अलग है, ऐसे में जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो क्या उसमें भी कुछ अंतर या फिर कुछ ऐसा आंकलन है कि किस में ज्यादा रिटर्न फिलहाल निवेशकों को मिल सकता है? देखिए, दोनों में फर्क है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत है, थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन चलेगा, तो फिर आप डायरेक्टली रीट में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि अगर हम देखें कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो अगर वही चाहिए, तो फिर सीधा आप जो रीट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है, क्योंकि 40% एलोकेशन जो है वो रियल एस्टेट डेवलपर के स्टॉक्स में है। तो अगर आप ऐसे फेज में है जब स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो म्यूचुअल फंड है वहां से आपको रिटर्न थोड़े बेहतर मिल सकते हैं। बट आई थिंक जब हम एक डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो सिर्फ एक रिटर्न तो एक पैरामीटर है ही, साथ में आई थिंक सूटेबिलिटी, हमारा रिस्क प्रोफाइल, हमारी जरूरतें और हमारा टाइम होराइजन, ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख के ही आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि दोनों के अंदर दोनों ही ऑप्शन है जो आपको अलाउ कर रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन दोनों को के रिस्क पैरामीटर्स बिल्कुल अलग है। तो अपनी सुटेबिलिटी को देख लीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट को देख लीजिए, फिर आप उसके अंदर चुनिए। और रिटर्न, जैसा मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, वो अलग अलग फेज में हो सकता है। अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट डिप्रेस है, तो ऑब्वियसली जो रीट म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्यादा वॉलेटिलिटी, लोअर रिटर्न। बट अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो वहां पे रिटर्न आपको बेहतर मिल सकता है। राइट, तो दोनों ही ऑप्शन आपको देते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, लेकिन जिस तरह से हेमंत जी ने बताया कि जब आप निवेश करना चाह रहे हो तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि समय अवधि क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, और इसके अलावा आप कितने रिटर्न या फिर इनकम की उम्मीद अपने इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हेमंत जी हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर है नरेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। हमें ये पता करना है कि मेरी डॉटर है, उनका जो है हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में जो है 10,000 का SIP है, SDFC फ्लेक्सी कैप में जो 10,000 का SIP है, मिड कैप मोतीलाल ओसवाल में जो है 7,000 का, और SBI स्मॉल कैप में 10,000 का, और MPF जो है उनका 5,000 का है। और ये होराइजन जो है 30 साल 31 साल का है, क्योंकि अभी वो 29 ईयर की है। एक तो ये कि क्या ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ठीक है, और दूसरा कुछ ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो जो है अलग अलग फंड्स में, तो क्या उनको मुझे शिफ्ट इनमें करना चाहिए या उनको अभी ऐसे इंटैक्ट पड़े रहने देना चाहिए?
ऑल राइट, तो सर ओवरऑल ये रिव्यू करवाना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनकी डॉटर है जिसके लिए ये निवेश यहाँ पर किया जा रहा है, अभी उनकी उम्र 31 साल की है, और जो फंड एलोकेशन या सिलेक्शन की बात करें, क्या आपको सही लग रहा है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय अवधि काफ़ी लंबी है? जी दीपाली, आई थिंक इनके पोर्टफोलियो पे मैं कमेंट करूं उससे पहले आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर निवेशक के लिए बहुत ही जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं, स्पेशली अगर जैसे इनके केस में बात करें तो टाइम होराइजन 30 से 31 साल का बहुत लंबा समय। जितनी क्लैरिटी आपको अपने टाइम होराइजन पे होगी, उतना ही फायदा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का होगा, क्योंकि आप बहुत क्लैरिटी से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो। आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके केस में हम देखें तो एक तो उन्होंने सही एसेट क्लास चुनी है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आई थिंक जब आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, तो बिल्कुल मुझे लगता है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट रेसिपी है कि आप अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट सक्सेस जो आपको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे मिलेगी। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा किया इन्होंने अभी तक। प्रॉब्लम यह है कि उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही फंड चुने और सही मात्रा के में फंड चुने। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनके पास 10 फंड है बेसिकली, उसमें एक एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि 2 सेट ऑफ फंड्स हैं इनके पास। कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे एसआईपी से इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरा ये मानना है कि जब आप बहुत क्लैरिटी है, आपको 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक गोल है आपका वेल्थ क्रिएशन का, तो 2 सेट ऑफ फंड बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसी में आप लमसम इन्वेस्ट करें, उसी में आप एसआईपी से इन्वेस्ट करें। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जब आप ये दोनों कॉम्बिनेशन में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो इतने लंबे समय तक, तो उसका आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से उनकी जो एसआईपी का जो अमाउंट है वो 37,000 है। उसमें अगर ये 4 फंड रखें तो ही बहुत है। मुझे लगता नहीं इनको 10 फंड की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके 2 फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 2 फंड को रखें। इनमें अमाउंट को आपको थोड़ा रीअलाइन और रीअलोकेट करना होगा। इन दोनों में 9-9 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। हालांकि आपके पास स्मॉल कैप फंड है, बट उससे बेहतर एक बंधन स्मॉल कैप वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, जहां पे 9,000 इन्वेस्ट करेंगे, और एक मल्टी कैप फंड कोटक मल्टी कैप जिसमें 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुल मिला के हम देख सकते हैं कि 4 फंड में टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट जो है 37,000 की होगी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट बिना किसी रुकावट के चलती रहे 31 ईयर्स तक, तो करीब करीब 12% का रिटर्न मान के चले तो 19 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं जितना लंबा समय, डिसिप्लिन अप्रोच, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और एक बड़ा कॉर्पस ऑफ 19 करोड़ ये बन सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, और जितना जल्दी करें वो करें, लेकिन करने के समय ध्यान रखिए उसमें कैपिटल गेन लग सकता है और उसमें एग्जिट लोड लग सकता है। ये दिनों को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो ये बदलाव करें। राइट, तो नरेश जी, आपको यही सलाह है कि कंसोलिडेशन करें, और जिस तरह से सर बता रहे थे कि अगर आप जो बदलाव आपको सुझाए गए हैं उसको ऐड ऑन करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो 31 साल में 12% के हिसाब से 19 करोड़ का कॉर्पस आप हासिल कर पाएंगे। तो ये सलाह आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल ले लेते हैं। हरियाणा से दीपक कुमार ने ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल भेजा है। अभी इनकी उम्र है 34 साल और पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8,50,000, और साथ ही साथ ये 12 साल का इन्होंने लक्ष्य रखा है हेमंत जी, जिसमें ये जुटाना चाहते हैं 1 CR का कॉर्पस। और अभी इनके एक मुश्त निवेश है, लेकिन जल्द ही ये चाहते हैं कि एक सिप भी शुरू करें जो कि 20,000 की इन्होंने मेंशन की है। तो जो एक मुश्त निवेश है क्या वो सही है, और जो ये सिप शुरू करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी, कहाँ पर इनको किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? देखिए दीपक के, अगर मैं पोर्टफोलियो को देखूं तो उन्होंने अच्छे फंड चुने हैं, पोर्टफोलियो उन्होंने अच्छा बनाया है। और जैसा आपने कहा कि उनका जो लमसम अभी तक जो इन्वेस्टमेंट है वो 8.5 लाख का है, लेकिन वहां पे भी देखिए 9 फंड्स हैं, और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं 20,000 की। तो पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे। 8.5 लाख के लिए 9 फंड की जरूरत नहीं है। उसमें थीमेटिक फंड भी है, जैसे कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन है ऑप्शन। लेकिन एक उन निवेशक के लिए जो एक
बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है, तो मुझे लगता है उनको वहाँ से दूर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको आप कंसोलिडेट करें, कुल मिला के 4 फंड रखें आप, तो उसमें जैसे जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं में से हम देख रहे हैं, तो हीलियोस का फ्लेक्सी कैप, उसमें आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, एचएसबीसी का मिड कैप 2 लाख इन्वेस्ट कीजिए, कोटक मल्टी कैप में 2.5 लाख और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में 2 लाख। तो उस तरीके से आप अपने 8.5 लाख को रीएलोकेट करें। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर थोड़ा समय हो गया तो थोड़ा एग्जिट लोड या फिर जो कैपिटल गेन हो सकता है शॉर्ट टर्म, उसको कंसीडर करें, बट क्योंकि अभी भी आपके पास 12 साल का समय है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अपने पोर्टफोलियो को आप रीअलाइन कीजिए। और 20,000 की जो एसआईपी करनी है, हमने क्या कोशिश की है यहाँ पे, आपके पोर्टफोलियो में से उन फंड्स को रखा है जिसमें तीनों के तीनों जो मार्केट सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनका एक्सपोजर आपको मिले। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें हम थोड़ा सा रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म में हमारा पोटेंशियल भी कम ना हो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये 4 फंड में आप 5-5 हजार की एसआईपी कर सकते हैं, इसको आप कंटिन्यू करते रहें। मुझे लगता है कि अगर आप बिना किसी रुकावट के 12 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो जो आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेट करके अपने पोर्टफोलियो को तैयार कीजिए कि अपने जो डिफाइंड टाइम होराइजन है उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। ब्रेक पर जाने से पहले क्विक रिस्पांस आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, उनके पोर्टफोलियो में ढेर सारे फंड्स होते हैं, जिस पर आप भी फोकस कर रहे हैं कि अगर आप ये धारणा जो है कि ज्यादा फंड ज्यादा रिटर्न, ये धारणा कितनी सही है, या फिर आपको लगता है कि अगर आप ज्यादा फंड रखते हैं, कंसोलिडेशन नहीं लाते हैं, तो पोर्टफोलियो को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और जो टारगेट आपने रखा होता है शायद उसको पाने में भी देरी हो सकती है? जी दीपाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, इसलिए मैंने उस पे दोनों में फोकस किया उसके ऊपर। पहली बात तो आई थिंक निवेशकों को ये समझने की जरूरत है कि जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वो खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यानी क्या होता है कि अगर आप 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, मान लीजिए किसी मल्टी कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो उसमें क्या है कि मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में होगी। तो तीनों के तीनों सेगमेंट आपको मिल गए। 50, 60, 40, 50 के करीब स्टॉक रहेंगे, 10 से 15 आपको सेक्टर दिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट से ही आपको अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन मिल गई। अब आपने मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो में 2-2 हजार के 5 फंड कर लिए, उसमें मल्टी कैप भी है, उसमें लार्ज एंड मिड कैप भी है, राइट। तो आप क्या देखेंगे कि वही स्टॉक है, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिवर्स क्या है, टॉप 100 स्टॉक लार्ज कैप, अगले 150 स्टॉक मिड कैप और 250 स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप। उसी सेगमेंट के अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फंड लेते हो सकता है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी स्ट्रेटेजी अलग हो, लेकिन काफी ओवरलैप रहेगा, वही स्टॉक आपको हर जगह मिलेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपको अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में यानी तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिले और बुरे वक्त में आपका पोर्टफोलियो कम गिरे। आपने एक ही जैसा पोर्टफोलियो, जब एक ही जैसे फंड बहुत सारे बना दिए तो आपका पोर्टफोलियो का काफी बड़ा हिस्सा एक ही जैसा बिहेव करेगा। तो आपको जो सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना मुश्किल होगा। जितने ज्यादा फंड होंगे, नॉन परफॉर्मिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में बने रहेंगे, वो आपके अच्छे परफॉर्मेंस वाले जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस को भी नीचे गिराएंगे। तो कोशिश यही करना है कि अगर आपका कोई भी गोल है उसमें 3, 4, 5 फंड से ज्यादा फंड अपने पास मत रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 फंड हो, क्योंकि वो नहीं काम करेगा। अलग हम अलग कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप ओवरलैपिंग से भी बचे। सर, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जी लगातार जुड़े हुए हैं, दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत कर रहे हैं। बढ़ते आगे और कुछ और ईमेल्स ले लेते हैं। महाराष्ट्र से सागर पाटिल ने ईमेल के जरिए अपना पोर्टफोलियो हम तक भेजा है। इनकी उम्र 34 साल है, मंथली से 20,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 27 लाख है और 9 साल में इनका लक्ष्य है 1 CR कॉर्पोरेट्स का। एक नज़र इनके पोर्टफोलियो पर डालें तो इनके पास HDFC मिड कैप फंड में 5,000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में भी 5,000, साथ ही साथ SBI स्मॉल फंड और कोटक मल्टी कैप फंड में भी 5-5 हज़ार का ये सिप कर रहे हैं। और इनके एक मुश्त निवेश भी है जिसमें HDFC मिड कैप में
में 10 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 8 लाख, SBI स्मॉल कैप फंड में 6 लाख और कोटक मल्टी कैप फंड में 3 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो हेमंत सर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 9 साल में 1 CR का कॉर्पोरेट से जुटाना चाहते हैं, तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? क्या राय आपकी तरफ से? जी, अगर इनके पहले टारगेट की बात करूं तो अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, जिनका टाइम होराइजन है 1 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस बनेगा, अगर हम 12% की रिटर्न मान के चले तो आई थिंक टारगेट तो पूरा होगा। ब्रॉडली फंड अच्छे हैं, सिर्फ एक ही फंड मुझे लगता है SBI स्मॉल कैप की जगह में हमने बात की थी पहले, जैसे बंधन स्मॉल कैप रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन जो उन्होंने एलोकेशन जो की है लमसम, वो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो जैसे मल्टी कैप फंड है कोटक मल्टी कैप, वहां पे 8 लाख करिए, अभी 3 लाख ही है वहां पे। HSBC मिड कैप में 7 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7 लाख और बंधन स्मॉल कैप में 5 लाख। ये अभी नई एलोकेशन आप अगर करें और अपनी 5000 की SIP अगर कंटिन्यू करें, जो आपका टाइम होराइजन है, आपका टारगेट डेफिनेटली पूरा होगा। ऑल राइट सर, यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि जो एक मुश्त निवेश करते हैं और साथ ही साथ सिप भी करना चाहते हैं, अभी इन्हीं का ही अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो बैलेंस करना कितना ज़रूरी है कि अगर आप सिप का एक अलग से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन दिखे और साथ ही साथ जो आपका एक मुश्त निवेश है वो भी उसको डाइवर्सिफाई करता हुआ दिखे? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है लमसम और SIP का, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। क्योंकि क्या होता है, बाजार एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो वॉलेटाइल जब होता है तो SIP के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको मदद करता है अपनी एवरेज कॉस्ट को नीचे करने में। पर ब्रॉडली अगर देखें ओवर द ईयर्स बाजार ऊपर जाता है तो जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेटर रिटर्न देती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन, बट वो दोनों जो है एक सही प्रपोर्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप 27 लाख है और आपकी अगर SIP अगर मान लीजिए 20,000 की है, तो एक साल में सिर्फ आप 2,40,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो अगर सही हो तो एज ए कॉम्बिनेशन आते हैं बिल्कुल सही है। मैं इसलिए कहता हूं कि 2 अलग अलग सेट ना बनाएं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं करना है, आप चाहते हो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे, तो फिर वही फंड होने चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं टेक्निकल एलोकेशन करनी है कि मान लीजिए आप बड़े निवेशक हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, रिस्क लेने के लायक हैं, तो आप कुछ मान लीजिए थीम अच्छा लगता है, सेक्टर अच्छा लगता है, तो वहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, बजाय इसके कि जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड है उसके 2 अलग सेट बनाए। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान करता है, क्योंकि वो आपको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक ही पोर्टफोलियो बनाए, बट टेक्निकल एलोकेशन है तो फिर आप जो लमसम का अलग से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सर, यहाँ पर वक्त कम बचा है, लेकिन जाने से पहले आपके टॉप 4 फंड्स। जी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में हमेशा मुझे लगता है कि बिल्कुल सही ऑप्शन रहती है। तो एक कोटक मल्टी कैप, HSBC मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप और हेलियोस फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और जो नए निवेशक हैं इनको कंसीडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑल राइट, तो अगर आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की तलाश कर रहे हैं तो जो टॉप 4 फंड्स हेमंत जी की तरफ से सुझाए गए हैं, जिन्हें हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, तो उसमें कोटक मल्टी कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और हेलियस फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हैं। तो इनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और खास बात यह है, जिस तरह से हेमंत जी मेंशन कर चुके हैं, कि जो मौजूदा निवेशक है उनके साथ साथ अगर आप नए निवेशक हैं, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं नए सिरे से, तब भी आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से योर मनी में अपने पोर्टफोलियो से जुड़े, अपने निवेश से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो, आप हमें भेजें, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी अपने शो में उन सवालों को लेने की, और एक्सपर्ट से भी उनका जवाब हम लेते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।